लेसन नंबर 3. बेटा मी ऐकत आहे. मागच्या तासाला आपण शिरीषच्या स्वभावाविषयीची माहिती करून घेतली. शिरीष संगीत शिकण्यासाठी शिक्षकांकडे जात होता. शिक्षकांनी एखादा प्रश्न विचारला तर प्रत्येक गोष्टीत नानांविषयी तो माहिती सांगत होता. त्यावेळेस तो बोलला, माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल. हर चीज़ में अपने पापा के बारे में जिक्र अपने संगीत शिक्षक के पास शिरीष करता था. पिता पुत्र गेले. पिता म्हणजे वडील, पुत्र म्हणजे मुलगा. पिता पुत्र गेले, पिताजी और उसका लड़का मतलब शिरीष और उसके पापा चले गए. आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तऱ्हेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो. उनके संगीत शिक्षक सोच रहे हैं कि हर टाइम तऱ्हेवाईक मतलब अनोखा, अलग टाइप का आंसर देना. शिरीष हर टाइम एक अजीब अनोखा आंसर, अनोखा जवाब उनके शिक्षक को देता था. प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात याचे रहस्य काय असावे या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना. संगीत शिक्षक जो है वो सोचते थे कि कोई भी चीज़ अगर शिरीष को पूछते हैं तो हर समय नाना के बारे में मतलब उनके पापा के बारे में वो जिक्र क्यों करता है, उनका नाम क्यों लेता है. उसके पापा मीन्स नाना रोज़ उसके साथ क्यों आते हैं, इस बात का रहस्य, इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर लेखक को नहीं मिल रहा था. याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे. शंका मीन्स डाउट. इसके अलावा और भी कुछ डाउट्स लेखक के मन में आते थे. ती म्हणजे नानाजवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने व्हायलिन वाजत नसावा ही. लेखक को लगता था कि उसके पापा उसके बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं, कुछ टेंशन, कुछ जो आज़ादी होनी चाहिए कोई बात सीखने के लिए, वो आज़ादी वो नहीं ले रहा है. सीखने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रेशर है, ऐसा लग रहा था. दूसरे दिवशी शिरीष आला नहीं. लेकिन अचानक एक दिन के बाद बताई गई है कि शिरीष दूसरे दिन आया ही नहीं. त्याचा हा पहिला खाड़ा. खाड़ा मतलब सीखने के लिए वो प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था. खाड़ा मीन्स एब्सेंट. फर्स्ट टाइम उसका एब्सेंट था. नसेल एखाद्या वेळेस जमले असे मी समाधान करून घेतले. अभी कोई रेगुलर स्टूडेंट स्कूल में आता है और कोई समझ लो कि रियर बहुत वो छुट्टी नहीं लेता है, तो ऐसे टाइम क्लास टीचर है या दूसरे कोई भी टीचर है वो सोचते हैं शायद कोई काम होगा, कुछ बीमारी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए नहीं आया होगा. तो लेखक ने भी अपने आप से सेटिस्फेक्शन कर लिया, कोई हो सकता है कुछ प्रॉब्लेम होगा. पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नाही. सेकंड डे अल्सो ही इज ॲब्सेंट. दुसरे दिन भी वो ॲब्सेंट. चौथा दिवस गेला, पाचवा गेला आणि तसेच 15 दिवस गेले. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कंटिन्यूस 15 डेज मतलब हाफ मंथ, आधा महीना शिरीष
स्कूल में सीखने के लिए नहीं आया. शिरीषचा पत्ता नव्हता. मतलब वो पढ़ने के लिए सीखने के लिए नहीं आ रहा था. 16व्या दिवशी 16 डेज 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला. 16वां दिन जो था उस दिन एक इंसान एक आदमी कुछ पैसे फीस के पैसे और कुछ मैसेज लेके आया. नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही असे तो म्हणाला. जिस आदमी ने वो मैसेज लाया था उसने कहा कि नाना की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए शिरीष नहीं आ पाएगा. थोड्याशा त्रागानं मी म्हणालो. त्राग मतलब गुस्सा. लेखक गुस्से से बोलते हैं. नानांशी त्याला काय करायचं आहे. लेखक कहते कि नाना बीमार है ठीक है लेकिन उसको क्या पढ़ने के लिए तो आ सकता है थोड़े समय के लिए. इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला है. फिकिर इस बात की थी कि उसको स्कूल के एनुअल फंक्शन में प्रोग्राम दिया था और एक कंटिन्यूस हाफ मंथ एब्सेंट. उसके बाद भी खुद नहीं आ रहा है. किसी के थर्ड पर्सन से मैसेज भिजवा रहा है. व्हाट इज़ गोइंग ऑन. शिरीष ऐसा क्यों कर रहा है. त्याचे काय. शिरीष आला नाही. त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला. अभी किसी को भी अपने स्कूल का कोई भी चीज़ का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. इस हिसाब से लेखक ने सोचा था कि जब तक प्रोग्राम एनुअल फंक्शन का डेट आते तब तक मैं इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस दूंगा और इसका प्रोग्राम बहुत सुंदर बहुत अच्छा होगा. लेकिन ये 15 दिन एब्सेंट उसके बाद में मैसेज दे के वो घर पे एब्सेंट. तो इसका प्रैक्टिस ही नहीं तो उसको प्रोग्राम दे कैसे. कुछ प्रॉब्लम हो सकता है प्रोग्राम में. इसी डर से लेखक ने उनका प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए सोच लिया. असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तयार केले. समारंभाचा दिवस उगवला. समारंभ मतलब एनुअल फंक्शन जो प्रोग्राम का दिन आ गया आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचच बेचैन झालो. और अचानक सर को उसकी याद आ गई कि आज शिरीष का प्रोग्राम मैं रखने वाला था. फर्स्ट प्रोग्राम उसका था. सकाळची इतर कामे आटपून मी जरा स्वस्थ बसतो न बसतो तोच दारात शिरीष उभा. और सर जो है संगीत शिक्षक मॉर्निंग में थोड़ा रिलैक्स बैठे थे. बाद में प्रोग्राम था और उसी समय अचानक शिरीष उनके दरवाजे में आ जाता है. मी ताडकन उभा राहिलो व त्याच्या जवळ गेलो. लेखक उसके पास जाते हैं और उससे बात करते हैं. अरे तुझा पत्ता तरी काय. मीन्स तू कहाँ है. तू क्या कर रहा है. क्यों नहीं आ रहा है. आणि आज एकटाच कसा काय. हमेशा उसके पापा उसके साथ में रहते थे लेकिन आज वो अकेला आया था. तो आज अकेले आने का कारण क्या है. नाना कसे नाहीत बरोबर. इकडची दुनिया तिकडे होईल ना. अरे आज तेरे नाना नहीं आया. यहाँ की दुनिया वहाँ हो जाए ऐसे कैसे. फर्स्ट टाइम तो अपने पापा को साथ में नहीं लाया है. तुझे तो हर समय हर चीज़ के लिए अपने पापा की ज़रूरत होती है. इकडची दुनिया तिकडे झाली आहे सर. यापुढे मी एकटाच दिसेन. और उसके बाद शिरीष कहता है कि सर इसके आगे मैं अकेला ही आपको देखूंगा. माझे नाना कायमचे गेले हो सर. मतलब उसके पापा की बीच में जिस समय तक वो आया नहीं था उसके पापा की डेथ हो गई थी और उनकी मौत के बाद उसको आना पॉसिबल नहीं था. बऱ्याच सांत्वनानंतर. सांत्वन मतलब समझाना. बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले. आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना. मी खिन्नपणे हो म्हणालो. और थोड़े समय के बाद वो कहते हैं सर
आज अपने स्कूल का प्रोग्राम है सर, और बड़े दुखी स्वर में के टीचर्स कहते हैं यस हो आज ही प्रोग्राम मग मला आज कार्यक्रम द्या, नाही म्हणू नका सर, एवढीच इच्छा पुरवा। तो सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा प्रोग्राम ज़रूर रखें। आप मुझे ना नहीं बोल सकते सर, प्लीज़ मुझे एक चान्स दो। तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला। मैं सौम्य आवाज़ात म्हणालो, बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। तो उनके अंदर का शिक्षक टीचर्स जो रहम दिल होता है, सबके बारे में सोचता है, और लेखक शांतिपूर्वक उससे बात करने लगे। शिरीष, मी तुझ्या भावना ओळखतो। तो कहते कि मैं आपकी फीलिंग्स को जानता हूँ, अच्छी तरह से पहचानता हूँ, पण माझा नाइलाज आहे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी मेरे स्कूल का प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे। इब्रत मतलब प्रतिष्ठा, अपने प्रोग्राम का फर्स्ट इम्प्रेशन इस प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड है। त्यातून तुझे 2 महीने गैरहजरी, तू एक नहीं 2 नहीं 2 महीने से तेरा प्रैक्टिस भी नहीं है। तूच सांग, मी तुला कार्यक्रम कसा देऊ? अभी तू ही सोच, ये प्रोग्राम मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ? 2 महीने से तेरा बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं, और आज शाम को प्रोग्राम है और सुबह तो कहता है कि मेरा प्रोग्राम रखो। आगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगा। आगतिक होणे मतलब रिक्वेस्ट करना। सर माझी एकच विनंती मान्य करा, मेरी एक ही रिक्वेस्ट को आप समझ लो, मला आज वाजवू दे। मुझे जो मैं संगीत मुझे आता है वायलिन, वो बजाने की इजाज़त आप मुझे दो। नंतर जन्मात हाथ लावणार नहीं वायलिनला, इसके बाद में पूरा ज़िंदगी भर कभी भी वायलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा, संगीत के बारे में ना सोचूंगा। तू पुढे जन्मभर वाजव, पण आज वाजवू नको। लेखक कहते हैं कि तू सारी ज़िंदगी संगीत सीख, बजाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज तू नहीं काम कर सकता है, तू नहीं बजा सकता है। तुझी मनस्थिति ही आज बरोबर नहीं, और तेरा माइंड भी आज सही जगह पे नहीं है। मला परवानगी दिली तर माझी मनस्थिति आपोआप सुधारेल। सर आज अगर आप मुझे चांस देते हो तो मैं अपने आप को सेटल कर लूँगा। शेवटी त्याचे दुःखित मन पुन्हा आणखी कशाला दुखा, असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली। बेचारा पहले अपसेट है, बहुत दुखी है, उसको और क्या दुखी करना, इस विचार से लेखक ने उसको प्रोग्राम देने के बारे में सोचने लगे। त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला। और 2 महीने के ब्रेक के बाद अचानक सुबह वो लड़का आता है शिरीष, और शाम को उसको प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। शिरीष वाजवू लागला और शिरीष प्रोग्राम पुन्हा प्रेझेंटेशन देने लगा। शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजत होता। इतना बेहतरीन, इतना सुंदर बजा रहा था, जैसे कि कोई एक प्रोफेशनल, बहुत ही अपने जिसके अंदर हुनर है, जो जिसकी बहुत प्रैक्टिस है, वो जो अच्छा प्रेझेंटेशन वो कर रहा था। इतके शिकला तरी कुठे, याचाच मी विचार करत होतो। और लेखक सोचने की अरे 2 महीने से आया नहीं, ये आखिर सीखा कहा, इसने प्रॅक्टिस कहा की? आणि त्याहीपेक्षा मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो। सबसे पहला क्वेश्चन उनके सामने था कि ये नया नया सीखने को आया हुआ लड़का इतना अच्छी तरह से कैसे बजा सकता है। तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील, असेच बाहेरचे लोक म्हणत असणार। अगर इंट्रोडक्शन में कहते कि नया नया लड़का है, लोग जो ऑडियंस है वो कहेंगे कि अरे एक नया लड़का इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता है,
तो बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज़्यादा टाइम दिया वो कितना अपना प्रोग्राम बेहतर करेंगे. तेव्हा याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसावे, नेक्स्ट प्रोग्राम किसका रखे सोचने लगे. टाळ्यांच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो. भानावर मतलब होश में आना. सब लोगों ने शिरीष का प्रोग्राम देखा, सबको अच्छा लगा, सब ने तालियां बजकर उसका वेलकम किया, उसको अप्रिशिएशन किया. उसके बाद में लेखक को समझ में अरे नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करें. शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायावर डोके ठेवले. मी त्याला उठवत विचारले, शिरीष हा काय प्रकार आहे. तू माझ्याकडे नाही तर आणखी कुठे शिकत होतास. प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ. शिक्षक पूछ रहे, कहीं तूने मेरा स्कूल छोड़ के कहीं दूसरी जगह जॉइन किया था, कहीं सीखा था. डोळे पुशी शिरीष म्हणाला, सर काय ही भलती शंका, मी तुम्हा सर्व सविस्तर सांगतो. तब शिरीष कहने लगा कि सर आप मेरे ऊपर डाउट मत लो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ. ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिट्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले. जिस दिन मैंने आपके पास पैसा मैसेज भेजा था उसी दिन रात को मेरे पापा की डेथ हो गई. मला धक्काच बसला. मुझे बड़ा शॉक लगा. ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका म्हणून मी व्हायोलिनला हात लावायचा नाही असे ठरवले. और जिनके लिए खाली पापा को खुश रखने के लिए मैं सब कुछ सीख रहा था, पापा ही अगर इस दुनिया में नहीं है तो अब वायलिन सीखने का, संगीत सीखने का फ़ायदा क्या. तुम्हाला कदाचित माहीत असेल किंवा नसेलही, माझे नाना एकेवेळी उत्कृष्ट गवई होते. गवई मीन्स अ बेस्ट सिंगर. मेरे पापा जो थे बहुत बड़े सिंगर थे, पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला. बहुत ज़बरदस्त उनका एक्सीडेंट हो गया. त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले. उस एक्सीडेंट में उनके कान चले गए, उनको सुनने को नहीं आता था, कुछ सुन नहीं सकते थे. त्यांना काहीही ऐकू येत नव्हते. ओठांच्या हालचालीवरून त्यांना काही काही शब्द समजत. लिप्स मूवमेंट से वो समझ जाते थे कि कुछ क्या बात हो रही है. बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयीपेक्षा संगीत सेवा अंतरली याचाच नानांना धक्का बसला. वो बहरे हो गए, उनको सुनाई नहीं दे रहा था. इस बात का उनको दुख नहीं था, लेकिन मैं अब संगीत क्षेत्र में काम नहीं कर सकता, इस बात का उनको बड़ा सदमा पहुंचा था. शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केले और अपनी यह इच्छा अपने लड़के के माध्यम से वो कंप्लीट करना चाहते थे. अपने बच्चे को बताते थे कि तू कुछ संगीत क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर. कोणीतरी संगीतशास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यातच त्यांना अमाप सौख्य मिळत होते. और कोई मेरा बेटा है या घर के लोग हैं संगीत सीख रहे और संगीत की सेवा कर रहे, ये देखते हुए वो बड़े खुश हो जाते थे. म्हणून ते रोज माझ्याबरोबर येथे येत होते और इसीलिए हर दिन मेरे साथ यहाँ पर आते थे. पण त्यांना एकू काहीच येत नव्हते, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन सकते थे, सिर्फ बैठते थे. त्यामुळे मला वारंवार खेद वाटायचा, दुःख लगता था, दुःख की मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना ऐकू शकत नव्हते. अगर मैं कितना भी एक कामयाब सिंगर बन जाऊं तो भी नाना मुझे नहीं सुन सकते. इस बात का दुःख शिरीष को था. या विचाराने मला नानांसमोर मोकळापणा वाटत नव्हता. इसलिए पापा के सामने मैं अपना फ्रीली खुलकर संगीत में काम नहीं कर सकता था. ज्या दिवशी नाना गेले त्या दिवशी मी ठरवलं की संगीत बंद. नाना मीन्स पापा की डेथ हो जाने के बाद शिरीष सोचता है कि आज से संगीत जिसके लिए सीखता था वही अगर इस दुनिया में नहीं है, जिनको मैं खुश रखने के लिए संगीत सीखना चाहता था वही अगर इस दुनिया में नहीं, तो आज से संगीत बंद. पण दुसऱ्या क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत.
या विचारासरशी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्या दिवसापासून वायलिन वाजवायला शुरुआत केली. लेकिन उसको ऐसा फीलिंग हुआ कि एक समय था कि नाना मेरा संगीत सुन नहीं सकते थे, लेकिन बाद में उसको ऐसा लग रहा था कि शायद नाना मेरे बाजू में बैठे हैं और मेरा संगीत अब वो अच्छी तरह से सुन रहे हैं, सुन सकते हैं. इसलिए उन्होंने फिर से शिरीष ने वायलिन शिकणे को सुरुवात की. आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो. 24 तास एकच उद्योग, एकच ध्यास मी सराव करू लागलो. और अभी तक मैं घर से कभी बाहर नहीं जाता. मैक्सिमम टाइम मैं संगीत के लिए अपने घर में ही प्रैक्टिस करता था. सराव मीन्स प्रॅक्टिस. म्हणजे मला भास व्हायचा लगता था कि पुढच्या ताना व सूर नाना मला नाना सांगत आहे. तो कैसा बजाना है, क्या करना है, नाना ही मुझे बता रहे. तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला आहे. इतनाही नाही तो तबला भी नाना ही बजा रहे हैं. या तंबोऱ्याच्या तारांवरून पण त्यांचीच बोटे फिरत आहेत. वो तंबोरा जो है नाना ही बजा रहे हैं. आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोक पाहून मी गडबडून गेलो होतो. इतने सारे लोग देखकर थोड़ा डर मेरे मन में था. पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ति डोळ्यासमोर आली और आंखें बंद करने के बाद नाना मेरे सामने आए. ते म्हणाले, बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे. बेटा तू बजाव, मैं सुन रहा हूँ. मला जोर चढला. माझ्या डोळ्यासमोर प्रेक्षक नव्हते, थिएटर नव्हते, कोणी नव्हते, फक्त माझे नाना. और उस समय मुझे लगा कि ना मैं थिएटर में हूँ, ना मेरे सामने कोई ऑडियंस है, ना कोई है, सिर्फ मेरे नाना मुझे सुन रहे हैं. मैं और नाना हम दोनों ही यहाँ पर है, ऐसा लग रहा था. मी आणि सूर मतलब म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट के जो आवाज़ होते उसे सूर बोलते हैं. शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकलो नाही. शिरीष भी चुप बैठ गया. और ये सारी जो कहानी है, दुख भरी कहानी, शिरीष ने अपने आप को संगीत सीखने के लिए कितने मेहनत की, ये सुनकर लेखक भी कुछ नहीं बोल सकते. उनके मन के सारे डाउट निकल गए. अपने पापा की इच्छा पूरी करने के लिए शिरीष ने कितनी कोशिश की, इस बात को सुनकर लेखक बहुत ही सोच में डूब गए. और उस सोच में वो शिरीष को फिर से कभी कुछ जवाब नहीं दे पाए. इस तरह से कोई भी क्षेत्र में अगर हमको आगे बढ़ना है, अगर हम लोग ठान लेते हैं तो उसमें हम लोग कामयाब हो सकते हैं. मैसेज इस लेसन के माध्यम से, शिरीष के माध्यम से हमें पता चलता है. तो एक अपनी पापा की इच्छा को कंप्लीट करने के लिए शिरीष क्या कुछ कर सकता है, तो हम लोग भी अपने लाइफ में अपने माँ बाप की इच्छाओं को, आकांक्षाओं का सोचो, उनका विचार करो, और हम भी अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं. उसके लिए हार्ड मेहनत करने की इच्छा अपने मन में ज़रूर रखो. ओके.